हेलो एवरीवन, यह छत्तीसगढ़ इतिहास का 5वां लेक्चर है। इससे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। चलिए जानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के घटना के बारे में। ठीक है, जो नहीं देखे हैं इससे पहले वाले वीडियो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता आती है जिसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल का साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। चलिए आते हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक है, ऐतिहासिक काल को 3 काल खंडों में बांटा गया है। ठीक है, ऐतिहासिक काल को 3 काल खंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है। क्या है जी? छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। दूसरा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। क्या है? छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, इसकी शुरुआत वैदिक काल से होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, इसकी शुरुआत वैदिक काल से हुई। ठीक है, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, वैदिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में वेदों में वर्णित बस्तर का नाम, ठीक है, बस्तर का नाम दक्षिक, ठीक है, दक्षिक दिक है। देखिए, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास में इसकी शुरुआत कलचुरी वंश से होती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, इसकी शुरुआत मराठा शासन से होगी। तो आगामी जो क्लास होगी उसमें ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, वैदिक काल के बाद क्या आता है? रामायण काल। ठीक है, वैदिक काल के बाद रामायण काल। रामायण के बारे में आप सब जानते होंगे। ठीक है, देखे होंगे टीवी में या सुने होंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं रामायण काल। रामायण काल में क्या क्या मान्यताएं थी। ठीक है, देखिए, इस क्षेत्र का राजा कौशल था। ठीक है जी, इस क्षेत्र का राजा कौशल था, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। देखिए, इस क्षेत्र का नाम क्या था जी? कौशल था। कौशल था, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। उस क्षेत्र का राजा कौन था जी? कौशल था। ठीक है, उसी के नाम पर क्षेत्र का नाम पड़ा। ठीक है, कौशल। कालांतर में दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत हुए। ठीक है, देखिए, कौशल राजा के बाद जो राजा बने उनका नाम था भानुमंत। ठीक है, चलिए इसके पीछे कहानी है, कहानी से समझते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के राज्याभिषेक के समय, ठीक है, राजा भानुमंत को आमंत्रित किया गया था। वह अपनी पुत्री को लेकर आए। जब राजा दशरथ ने भानुमंत की पुत्री को देखा तो देखते ही फिदा हो गए, मतलब फिदा यानी मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक है, मंत्रमुग्ध हो गए। फिर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, दोनों की विवाह हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों की विवाह हुई। देखिए, इस क्षेत्र का राजा कौशल था, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। ठीक है, कालांतर में दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत हुए। दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी जी? कोशली। मैं अभी बताई ना कि कौशल, इस क्षेत्र का राजा कौशल था। कौशल के बाद जो राजा हुए वो भानुमंत थे। ठीक है, फिर दक्षिण कौशल की भाषा उस समय क्या थी जी? कोशली, जिसको छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या थी? कोशली। देखिए, एग्जाम में बार बार पूछता है, चाहे CGPSC हो चाहे व्यापम हो। ठीक है, कई एग्जाम में, कई परीक्षाओं में बार बार पूछता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको हम नहीं जान पाते, इसीलिए इनको याद रखना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ का विवाह भानुमंत की पुत्री कौशल्या से होती है। भानुमंत के पुत्र न होने के कारण, ठीक है, भानुमंत की कोई संतान नहीं होने के कारण दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल की राजा
राज्य जो है दशरथ को मिल जाता है। ठीक है, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का क्षेत्र किनका होता है जी? राजा दशरथ का हो गया। ठीक है, तो श्री राम के पश्चात अब दोनों का पुत्र हुआ। ठीक है, माता कौशल्या और राजा दशरथ दोनों से एक संतान होती है जिनका नाम क्या है जी? श्री राम जी। ठीक है, तो श्री राम जी के पश्चात श्री राम जी के दो पुत्र हुए। ठीक है, एक का नाम था लव, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र हुए, और दूसरे का कुश। देखिए, उत्तर कौशल का क्षेत्र लव को मिला। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी जी? श्रावस्ती। फिर दक्षिण कौशल का क्षेत्र कुश को मिला, जिसकी राजधानी थी कुशस्थली। ठीक है, दक्षिण कौशल का क्षेत्र कुश को मिला, जिसकी राजधानी थी कुशस्थली। क्लियर है? फिर जन श्रुति के अनुसार श्री राम जी ने सर्वाधिक समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए। इसके साक्ष्यों में जैसे फूलवासन की गाथा प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है फूलवासन की गाथा? तो सीता माता और लक्ष्मण जी के गाथा है। सीता माता और लक्ष्मण की गाथा है। फिर जानेंगे त्रेता युगीन नामकरण। ठीक है, त्रेता युगीन नामकरण में छत्तीसगढ़ को, बस्तर को और चंद्रखुरी को क्या क्या नाम से पुकारते थे जानेंगे। ठीक है, क्या में छत्तीसगढ़ को त्रेता युग में दक्षिण कौशल कहा जाता था। ठीक है, बस्तर में दंडकारण्य, चंद्रखुरी में चंद्रपुरी। देखिए, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था जी? दक्षिण कौशल। ठीक है, दक्षिण कौशल। और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, बस्तर को दंडकारण्य और चंद्रखुरी को चंद्रपुरी। ठीक है, चंद्रखुरी को चंद्रपुरी। फिर है माता कौशल्या जी का मंदिर। ठीक है, माता कौशल्या जी का मंदिर कहाँ है? रायपुर चंद्रखुरी में। ठीक है, कहाँ है जी? रायपुर चंद्रखुरी में। कब हुआ इनका निर्माण? 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, कब हुआ इनका निर्माण? 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, देखिए, इनका निर्माण किसने करवाया जी और कब हुआ? पुनर्निर्माण 1973 में हुआ। ठीक है, पुनर्निर्माण 1973 में हुआ। ठीक है, ग्राम वासियों के द्वारा चंदा एकत्रित करके। ठीक है, कैसे हुआ इनका पुनर्निर्माण? तो ग्राम वासियों द्वारा चंदा इकट्ठा करके। ठीक है, फिर जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है। कहाँ है? चंद्रखुरी, कौशल्या माता का मंदिर। ठीक है, चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है जी? जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है। ठीक है, जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है। फिर है सेतु। ठीक है, तो देखिए, मंदिर को किनारे से जोड़ने के लिए सेतु निर्माण का कार्य किया गया है। ठीक है, मंदिर को किनारे से जोड़ने के लिए, ठीक है, सुसेड़ सेतु का निर्माण किया गया है। किसका? सुसेड़ सेतु। फिर जानेंगे क्या विशेषता है। देखिए, भारत के साथ ही विश्व का एकमात्र माता कौशल्या मंदिर है। ठीक है, भारत के साथ ही विश्व का एकमात्र मंदिर है जो है कौशल्या माता का मंदिर। फिर आते हैं राम वनगमन पथ। ठीक है, राम वनगमन पथ। छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किए थे? सर्वाधिक समय बिताए। इसी घटना को जीवंत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 22 नवंबर 2019 को, ठीक है, 22 नवंबर 2019 को इस पथ का विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए, आप भले अपना मोबाइल नंबर भूल जाओ, डेट ऑफ बर्थ भूल जाओ, चलेगा। ठीक है, लेकिन इस डेट को याद रखिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, कब हुआ जी राम वनगमन पथ की शुरुआत? तो 22 नवंबर 2019 को हुआ। कब हुआ? 22 नवंबर 2019 को। 22 नवंबर 2019 को इस पथ विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, जिसमें प्रथम चरण में 10 स्थलों का चयन किया गया। ठीक है, प्रथम चरण में 10 स्थलों का चयन किया गया है, जो सीतामढ़ी, हरचौका, एनसीबी यानी फिर रामाराम सुकमा तक। ठीक है, रामाराम सुकमा तक कुल लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर है। ठीक है, रामाराम सुकमा से सुकमा तक की कुल लंबाई कितनी है जी? 2260 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी लंबाई है? 2260 किलोमीटर। देखिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से जितना अभी तक पढ़ाई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।